हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। हम इकाई 3 पदार्थों का पृथक्करण चैप्टर की चर्चा करेंगे। देखिए इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तत्व, यौगिक एवं मिश्रण, मिश्रण के प्रकार, पृथक्करण की आवश्यकता, पृथक्करण की सामान्य विधियाँ। देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। तत्व, यौगिक एवं मिश्रण, मिश्रण के प्रकार, पृथक्करण की आवश्यकता, पृथक्करण की सामान्य विधियाँ। शीला गर्मी के मौसम में दोपहर में विद्यालय से घर आती है। थोड़ी देर पश्चात उसकी माँ ने उसे मीठा शरबत दिया, जिसे पीकर उसे राहत मिली और वह पुनः अपने कार्य में जुट जाती है। क्या आपने कभी शरबत बनते हुए देखा है। सामान्यतः शरबत बनाने के लिए पानी में चीनी, नींबू का रस एवं बर्फ के टुकड़े डालते हैं। शरबत बनाने के लिए पानी में क्या क्या डालते हैं। चीनी, नींबू और बर्फ का टुकड़ा तथा मिश्रित अवयवों को चम्मच से घोलते हैं। ठीक है, ये जो मिश्रण है पानी, चीनी, नींबू और बर्फ का, इसको क्या करते हैं, चम्मच से घोलते हैं। हम कह सकते हैं कि पानी, चीनी, नींबू का रस एवं बर्फ के टुकड़ों से बना शरबत क्या है, एक मिश्रण है। ठीक है, शरबत क्या है, एक मिश्रण है। मिश्रण वह पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रण क्या है, मिश्रण वह पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से मतलब दो वस्तुएं हो सकती हैं, खाने पीने की चीज़ें। ठीक है, और दो से अधिक भी हो सकती हैं। ठीक है, और वो किसी भी अनुपात में हो सकती हैं, चाहे कम या ज़्यादा, चाहे चीनी ज़्यादा हो या पानी ज़्यादा हो। ठीक है, ये सब क्या हैं, मिश्रण है। हम दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जो मिश्रण हैं। आइए निम्नलिखित तालिका 3.1 के माध्यम से कुछ मिश्रणों के बारे में जानें। देखिए क्रम संख्या, मिश्रण और अवयव। ठीक, देखिए वायु, वायु क्या है, मिश्रण है। क्या है, वायु एक मिश्रण है। कैसे है, देखिए वायु में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प। इसीलिए क्या है, जब कई कई मतलब चीज़ें क्या हों, ये मतलब कई चीज़ें मतलब अधिक मात्रा में चाहे मिली हों या कम मात्रा में मिली हों। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का प्रतिशत वायु में 21% है, नाइट्रोजन का 78% है। ठीक, ये कम हो या ज़्यादा हो, ये सब क्या है, मिश्रण है। तो वायु क्या है, एक मिश्रण है। दूध क्या है, दूध भी मिश्रण है। दूध क्या है, मिश्रण है। दूध में भी अनेक प्रकार के मतलब पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे दूध में जल भी होता है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं विटामिन्स। ठीक है, दूध में क्या क्या होता है, जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं विटामिन। दूध भी क्या है, एक मिश्रण है। समुद्री जल क्या है, मिश्रण है। ठीक है, ये कैसे मिश्रण है, जल एवं विभिन्न प्रकार के लवण। ठीक है, जल देखिए समुद्र में क्या होता है, नमक भी होता है और जल भी होता है, इसलिए समुद्री जल क्या है, एक मिश्रण है। आइसक्रीम, आइसक्रीम किससे किससे बनती है, दूध एवं शक्कर से, इसीलिए आइसक्रीम क्या है, मिश्रण है। सोडा वाटर, सोडा वाटर खाने का सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का मिश्रण। सोडा वाटर किससे किससे मिलकर बना होता है, खाने का सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का मिश्रण। देखिए क्रियाकलाप देखिए।
हमारे आसपास की बहुत सी वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं, अलग अलग पदार्थों का मिश्रण होती हैं। नीचे तालिका 3.2 में दी गई उसे पूरित कीजिए। देखिए, उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, चाहे दो पदार्थ हों या दो से अधिक पदार्थ हों, वो क्या है? मिश्रण है। मिश्रण से मिश्रित अवयवों के सभी गुण पाए जाते हैं, जैसे नींबू के शरबत में शक्कर की मिठास तथा नींबू के खट्टेपन का स्वाद होता है। नींबू के शरबत में शक्कर की मिठास भी होती है और नींबू के खट्टेपन का स्वाद होता है। देखिए तालिका में, देखिए चाय किससे किससे बनती है? चाय में क्या क्या डालते हैं? चाय पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं, ठीक है, चीनी, पानी, अदरक, ठीक है, ये सब क्या है? चाय क्या है? एक मिश्रण है। इसमें चीनी, चाय पत्ती, पानी, अदरक ये सभी पड़ते हैं। खिचड़ी में, खिचड़ी भी कई तरीके से बनाई जाती है। इसमें दाल, पानी, चावल ये सभी खिचड़ी में पड़ते हैं। इसलिए खिचड़ी क्या है? खिचड़ी क्या है? मिश्रण है। बेसन का लड्डू, बेसन का लड्डू में क्या क्या पड़ता है? बेसन पड़ता है, चीनी पड़ती है और क्या कहते हैं उसे? रिफाइंड, ठीक है, ये सभी क्या है? मिश्रण है। बेसन का लड्डू क्या है? मिश्रण है। पराठा भी क्या है? एक मिश्रण है। पराठा किससे किससे बनता है? आटा, गेहूं का आटा रहता है, पानी और तेल, ठीक है, इससे क्या बनता है? पराठा। खोए की बर्फी, खोए की बर्फी में क्या क्या पड़ता है? चीनी, खोया, पानी, ठीक है, इसीलिए ये सब क्या है? मिश्रण है। क्या है? मिश्रण, ठीक है। आगे देखिए, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार का पदार्थ पाया जाता है। शुद्ध पदार्थ में केवल एक प्रकार का पदार्थ पाया जाता है एवं इनके कण समान होते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, नमक, शक्कर, ठीक है, ये सब क्या है? शुद्ध पदार्थ हैं, केवल अकेले होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि शक्कर के सभी कण समान होते हैं, इसलिए इसी प्रकार नमक के भी सभी कण समान होते हैं। ठीक है, शक्कर के सभी कण समान होते हैं और नमक के कण सभी समान होते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या है? शुद्ध पदार्थ हैं। परंतु देखिए, परंतु नमक एवं शक्कर के कण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। नमक एवं शक्कर के कण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। शुद्ध पदार्थ की अपनी विशेषताएं होती हैं। शुद्ध पदार्थ भी तत्व एवं यौगिक में बटे होते हैं। ठीक है, शुद्ध पदार्थ भी तत्व एवं यौगिक में बटे होते हैं। आगे देखिए, आइए गुणों के आधार पर निम्नलिखित तालिका 3.3 के माध्यम से शुद्ध पदार्थ एवं मिश्रण में अंतर को समझते हैं। आगे देखिए, तालिका 3.3। देखिए, कणों के प्रकार। गुण में क्या है? कणों के प्रकार हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। देखिए, शुद्ध पदार्थ क्या होता है? शुद्ध पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। मिश्रण दो या दो से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा क्या है? संगठन। क्या है? संगठन। इनका संगठन निश्चित होता है। किसका? शुद्ध पदार्थ का संगठन निश्चित होता है। मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता। अवयवों के गुण। अवयवों के गुण में देखिए, शुद्ध पदार्थ में शुद्ध पदार्थ की अपनी विशेषताएं एवं गुण होते हैं, जैसे नमक, चीनी आदि। मिश्रण के गुण उनके अवयवों पर निर्भर करते हैं, जैसे शरबत, चाय आदि। आगे देखिए, पदार्थ की प्रकृति।
शुद्ध पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है? शुद्ध पदार्थ में उसके अवयव दिखाई नहीं देते, अतः यह समांग एक जैसा होता है। जैसे नमक, शक्कर, सोना, चांदी, ये सब क्या हैं? शुद्ध पदार्थ हैं। और मिश्रण का समांग या विषमांग दोनों प्रकार के होते हैं। मिश्रण क्या होते हैं? समांगी मिश्रण भी होते हैं और विषमांगी। ठीक है। जैसे शरबत क्या है? समांग है। कैसा मिश्रण है? समांग मिश्रण है। देखिए, जबकि जल एवं बालू का मिश्रण विषमांग है। देखिए, चीनी और पानी एक दूसरे में मिल जाते हैं, इसलिए शरबत क्या है? समांगी मिश्रण है। जबकि बालू और जल जो है विषमांगी मिश्रण है, अलग अलग दिखाई देते हैं। बालू और जल अलग अलग दिखाई देते हैं। देखिए, तत्व एवं यौगिक, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तत्व के अणुओं में केवल एक प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे लोहा, तांबा, चांदी, सोना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। एक ही तत्व एक या एक से अधिक समान प्रकार के परमाणु मिलकर उसी तत्व का एक अणु बनाते हैं। ठीक है। एक ही तत्व के एक या एक से अधिक समान प्रकार के परमाणु मिलकर उसी तत्व का क्या बनाते हैं? एक अणु बनाते हैं। तत्व एवं उनसे मिलकर बने अणुओं का गुण समान होता है। क्या होता है? तत्व एवं उनसे मिलकर बने अणुओं का गुण समान होता है। आगे देखिए, यौगिक के अणु दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यौगिक क्या होता है? यौगिक के अणु जो होते हैं दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे जल का एक अणु हाइड्रोजन के दो परमाणु तथा ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर बना होता है। देखिए, जैसे जल का सूत्र क्या होता है? H2O। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 हैं। और ऑक्सीजन के 1 परमाणु हैं। ठीक है। यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। जैसे सामान्य ताप पर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस है, जबकि उससे मिलकर बना जल क्या है? द्रव है। ठीक है। क्या है? द्रव है। देखिए, ये कह रहा है ये दोनों क्या हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हैं? गैस हैं। लेकिन इनसे मिलकर जो है क्या बना है? जल क्या है? ये देखिए, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से मिलकर क्या बना? द्रव बना। ठीक है। ये जल का सूत्र है, तो जल क्या है? द्रव है। आगे देखिए, मिश्रण के प्रकार। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण देखिए, एक गिलास लें, उसके आधे भाग तक पानी भरें, उसमें थोड़ी मात्रा में चीनी घोलें। भली प्रकार घोलने के पश्चात उसका निरीक्षण करें। क्या जल में चीनी दिखाई देती है? नहीं, जल में चीनी नहीं दिखाई देती है। ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता। ठीक है। ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं लेकिन उन्हें अलग अलग देखा नहीं जा सकता है, क्या कहलाते हैं? समांगी मिश्रण कहलाते हैं। और मिश्रण के सभी अवयव समान रूप से वितरित होते हैं। ठीक है। विषमांगी मिश्रण, एक कागज पर थोड़ी बालू एवं लोहे की छीलन को मिलाकर रखिए। आप निरीक्षण कीजिए कि क्या बालू एवं लोहे की छीलन अलग अलग दिखाई देता है। ठीक है। जब आप बालू और लोहे की छीलन को देखेंगे तो वो अलग अलग दिखाई देंगे। ये क्या है? सही है। देखिए, ऐसे ठोस अथवा द्रव पदार्थों के मिश्रण जिसमें उनके अवयवी पदार्थों को सामान्यतः अलग अलग देखा जा सकता है विषमांगी मिश्रण कहलाते
हैं, मतलब उनके पदार्थों को अलग अलग देखा जा सकता है। वो क्या कहलाते हैं? विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। इस प्रकार के मिश्रण के सभी घटक समान रूप से वितरित नहीं होते। ठीक है, समांगी में समान रूप से वितरित हो जाते हैं और विषमांगी में समान रूप से वितरित नहीं होते। देखिए मिश्रण के गुण। मिश्रण के सामान्य गुण इस प्रकार हैं। मिश्रण में घटक या अवयव किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, मतलब थोड़ी भी मात्रा हो सकती है और अधिक मात्रा भी हो सकती है। मिश्रण में घटकों के अपने गुण विद्यमान रहते हैं। मिश्रण से उनके घटकों को पृथक किया जा सकता है। ठीक है, मिश्रण से उनके मतलब जो अणु होते हैं, घटक होते हैं, उनको अलग किया जा सकता है। जैसे देखिए, अगर चीनी और पानी मिले हैं तो उनको गर्म करने पर हम लोग चीनी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मिश्रण के विभिन्न अवयवों के पृथक्करण की आवश्यकता, मतलब मिश्रण को हम लोग कैसे कैसे अलग कर सकते हैं। देखिए बच्चों, शुद्धता जीवन की आवश्यकता है। दैनिक जीवन में मिश्रण से शुद्ध वस्तु प्राप्त करने एवं अवांछनीय, अनुपयोगी एवं हानिकारक अवयवों को दूर करना आवश्यक है। कई बार पृथक किए गए अवयव लाभकारी एवं उपयोगी भी हो सकते हैं। नीचे दी गई तालिका 3.4 में मिश्रण के पृथक्करण की आवश्यकता से संबंधित जानकारी दी गई है। चलो देखते हैं। देखिए, पृथक्करण का प्रक्रम, उद्देश्य जिसके कारण हम पृथक्करण करते हैं। पृथक्कृत अवयवों का हम क्या करते हैं। देखिए, बनी हुई चाय से चाय की पत्तियां को पृथक करना तथा चावल से कंकड़ पृथक करना। ठीक है, देखिए जब बनी हुई चाय बन जाती है तो हम क्या करते हैं, चाय पत्ती को छान लेते हैं और चावल, जैसे चावल में कुछ कंकड़ होते हैं तो उनको अलग करते हैं। हानिकारक, देखिए उद्देश्य क्या है, हानिकारक या अशुद्धियों को दूर करना। ठीक, अगला देखिए, पृथक्कृत अवयवों का हम उपयोग कैसे करते हैं। अशुद्धियों या अनावश्यक अवयवों को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। देखिए दूसरा, समुद्री जल से नमक पृथक करना तथा कच्चे तेल क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल एवं मिट्टी के तेल को पृथक करना। लाभ क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं। लाभदायक अवयवों को पृथक करना, मिश्रण के घटकों का अनुपात ज्ञात करना। लाभदायक अवयवों का दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। मिश्रण में घटकों की मात्रा की जानकारी करके संबंधित कार्य करते हैं। आगे देखिए, प्रदूषित जल से धूल एवं मिट्टी के कणों तथा जीवाणुओं को पृथक करना। शुद्ध पदार्थ को पृथक करना, शुद्ध पदार्थों का उपयोग या प्रयोग करना। देखिए ये कैसे कैसे मतलब अलग किए जाते हैं और इनका क्या क्या उपयोग है। आगे देखिए, पृथक्करण का आधार एवं पृथक्करण की विधियां। मिश्रण से उनके अवयवों को पृथक करने की प्रक्रिया को पृथक्करण कहते हैं। ठीक है, मिश्रण से उनके अवयव जो होते हैं उनको अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पृथक्करण कहते हैं। पृथक्करण की प्रक्रिया में मिश्रण के एक घटक के उस गुण का उपयोग किया जाता है जो दूसरे घटक में ना हो। ठीक है, जो दूसरे घटक में ना हो। मिश्रण से उनके अवयवों को पृथक करने के लिए मिश्रित अवयवों की विलेयता
चुंबक के प्रति आकर्षण या भार, घनत्व, आकृति, आकार एवं रंग आदि के गुणों को आधार मानकर निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ठोस पदार्थों को ठोस से पृथक करना। ठोस पदार्थों को हम लोग ठोस से कैसे अलग करते हैं, देखिए। पहला क्या है, देखिए, फटकना या ओसाना। ठीक है, विनोइंग। देखिए, आपने घर में अपनी माँ को सूप से गेहूं एवं चावल को फटक कर साफ करते हुए देखा होगा। इस विधि द्वारा वह सूप से अनाज में मिली हल्की अशुद्धियों को अलग करती हैं। पृथक करने की इस विधि को क्या कहते हैं, फटकना कहते हैं। वह क्या करती हैं, वह ऐसा क्यों करती हैं? इस विधि द्वारा मिश्रण के हल्के ठोस घटकों को उनके भारी ठोस घटकों से पृथक किया जा सकता है। जैसे जो भारी मतलब घटक हैं और जो हल्के घटक हैं। भारी घटक से हल्के घटकों को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। आगे देखिए, खलिहानों में किसान को वायु की सहायता से गेहूं को साफ करते देखा होगा। किसान भूसा युक्त अनाज को ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर गिराता है, जिससे भारी गेहूं के कण उसके पास गिरते जाते हैं। जो मतलब भारी गेहूं के कण होते हैं वो उसके पास गिर जाते हैं, और जो भूसा हल्का होता है वो हवा में क्या होता है, उड़ जाता है। देखिए, और हल्का भूसा हवा से उड़कर दूर एकत्रित हो जाता है। पृथक्करण की इस विधि को क्या कहते हैं, ओसाना कहते हैं। देखिए, थ्रेसिंग क्या होता है। ठीक है, थ्रेसिंग, ये क्या है, थ्रेसिंग है। आपने खेत अथवा खलिहानों में तुअर का मतलब अरहर, धान के सूखे पौधे के गट्ठर या ढेर देखे होंगे। पौधे से अनाज अलग करने के पहले पौधों को धूप में सुखाया जाता है। इस विधि में अनाज के कणों को अलग अलग करने के लिए पौधों को पत्थरों या लकड़ी के पटरों पर पीटते हैं। देखिए, धान भी पीटा जाता है और अरहर भी पीटी जाती है। ठीक है। अन्य कणों को पके हुए पौधों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। पौधे से मतलब बीज को अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। अधिकांश क्षेत्रों में अन्य कणों को पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। देखिए, ये पीट रहा है। देखिए, बीनना, हैंड पिकिंग। बीनना क्या होता है, चलो देखते हैं। इस विधि का उपयोग हम दाल, चावल, गेहूं आदि से अशुद्धियों को दूर करने के लिए करते हैं। इसमें अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती। हम प्रतिदिन घर में चावल अथवा दाल को पकाने से पहले इन्हें बीनते हुए देखते हैं। चावल अथवा दाल में कुछ अनुपयोगी पदार्थ जैसे कंकड़, मिट्टी आदि मिले होते हैं, जो चावल अथवा दाल की आकृति, आकार अथवा रंग से भिन्न होते हैं, रंग से अलग होते हैं। जो कंकड़, पत्थर, मिट्टी होते हैं वो क्या होते हैं, चावल से अलग दिखाई देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बीन के बाहर फेंक देते हैं। अतः इन्हें हाथ से बीन कर पृथक कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बीनना। आप लोग अपने घरों में देखे होंगे बीनते हुए। ये देखिए, बीन रही हैं दादी माँ। चालना का क्या होता है, देखिए, सीविंग। दैनिक क्रियाकलापों में आपने आटे की रोटी बनते देखी होगी। रोटी बनाने के लिए चलनी से आटा चालते हुए भी अवश्य
देखा होगा। चलनी से आटा चालने पर चलनी में क्या रह जाता है? चोकर, भूसी रह जाता है। जब हम लोग आटा चालते हैं तो क्या क्या बचता है? चोकर या भूसी। ठीक है। इसी प्रकार आपने मकान बनाते समय जाली से बालू को चालते हुए देखा होगा। जब मकान बनता है तो हम बालू मोरंग को क्या करते हैं? झन्ने से चालते हैं। इस प्रक्रिया में महीन बालू चाल कर अलग कर दी जाती है और कंकड़ पत्थर जाली में ही रह जाते हैं। यह प्रक्रिया क्या है? चालना है। इस प्रक्रिया में भिन्न भिन्न आकार के घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न आकार एवं आकृति के छिद्र वाले चलना प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है। चलना कहते हैं, झरना भी उसी को बोलते हैं। ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा चालते हुए आज। ठीक। ये देखिए, ये चाल रहे हैं मोरंग को, बालू को। देखिए ऊर्ध्वपातन क्या होता है, सब्लिमेशन। हम ऊनी कपड़ों की सुरक्षा के लिए उसमें सफ़ेद रंग की गोलियां नैफ्थेलीन रखते हैं। कुछ महीनों बाद गोली छोटी हो जाती है या गायब हो जाती है। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नैफ्थलीन सामान्य ताप पर वाष्पीकृत हो जाती है। ठीक है। नैफ्थलीन क्या होती है? वाष्प बनकर उड़ जाती है। देखिए क्रियाकलाप। कांच की प्याली में कपूर और साधारण नमक का मिश्रण लें। अब एक कीप जिसमें फिल्टर पत्र लगा हो को चित्र 3.5 की भांति इस प्रकार उलट कर रखें। कीप की पतली नली के सिरे पर थोड़ी भीगी रुई रखें। पानी से भीगी रुई कीप के बाहरी भाग में लपेट दें। अब प्याली को चित्र की भांति रखकर तब तक गर्म करें जब तक कि मिश्रण से धुआं ना उठने लगे। ठीक है। आप क्या देखते हैं? आप क्या देखते हैं? देखिए, यह धुआं कीप के ठंडे भाग तक पहुंचने पर फिर भी ठोस कपूर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। क्या हो जाता है? ठोस कपूर में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार कपूर मिश्रण से पृथक हो जाता है। इस प्रक्रिया को, जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रवित हुए ही सीधे वाष्प में बदल जाए। ठीक है। अभी समझाते हैं। वाष्प में बदल जाते हैं और ठंडा होने पर वाष्प से सीधे ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। देखिए, जैसे आयोडीन, नवसादर और नैफ्थलीन को भी अन्य मिश्रणों से इसी विधि से पृथक किया जा सकता है। देखिए, कपूर क्या होता है? जब हम लोग गर्म करते हैं तो वाष्प बनकर उड़ जाता है। ठीक है। बिना द्रव अवस्था में बदले। ठीक है। वो जल अवस्था में या द्रव अवस्था में नहीं आता। ठीक। देखिए, यह प्रयोग शिक्षक अपनी उपस्थिति में ही कराएं। देखिए, या देखिए कैसे कर रहे हैं। प्याली उल्टी की, ये देखिए ऊर्ध्वपातन। पहले जब गर्म करते हैं तो उड़ जाता है, जब ठंडा होता है तो वह दोबारा से फिर कपूर बन जाता है। देखिए ऊर्ध्वपातन। आघूलन ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना, मतलब जो ठोस पदार्थ घुलते नहीं हैं उनको क्या करता? द्रव से अलग करना। देखिए, तलछटीकरण और निथारना। ठीक है। सेडिमेंटेशन एंड डिकैक्टिटेशन। ठीक। आगे देखिए, अभी समझ आएगा। एक बीकर या गिलास में पानी लीजिए, उसमें थोड़ी बालू मिलाएं। अब इसे थोड़ी देर के लिए रखा रहने दें।
हम देखते हैं कि बालू बीकर में नीचे बैठ जाती है, बालू नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर आ जाता है, और पानी ऊपर आ जाता है। अब एक छड़ के सहारे, ठीक है, बीकर के पानी को दूसरे बीकर या गिलास में अलग कर लीजिए। ठीक, इस प्रकार बालू और पानी के मिश्रण से बालू को अलग करना क्या है? तलछटीकरण। ठीक है, क्या है? तलछटीकरण है। और देखिए, और पानी को पृथक करना क्या है? निथारना है। क्या है? निथारना है। देखिए, बालू नीचे बैठ जाती तो हम लोग पानी को आराम आराम से उलेरते हैं। ठीक है, वही क्या है? निथारना। ठीक, आगे देखिए, ये देखिए, ये बहन जी कर रही हैं, ये कैसे उड़ेल रही हैं। देखिए, तलछटीकरण अथवा निथारने की क्रिया द्वारा ठोस तथा द्रव के उन्हीं मिश्रणों के घटकों को पृथक किया जा सकता है जो द्रव में अघुलनशील हों, मतलब जो द्रव में घुलनशील ना हों। ठीक है, जो द्रव में पानी में ना घुलती हों तथा भारी होने के कारण उसकी पेंदी में बैठ जाते हों। ठीक है, क्या हो जाते हों? मतलब उसके कारण क्या हों? भारी हों, तभी तो पेंदी में बैठेंगे। ठीक है, अबलीय ठोस पदार्थों के पेंदी में बैठने को क्या कहते हैं? तलछटीकरण या अवसाधन, अवसाधन कहते हैं। ठीक है, जो मतलब जो अबलीय पदार्थ है, मतलब जो घुलनशील नहीं है, वो क्या होते हैं? पेंदी में बैठ जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को अलग करना क्या है? तलछटीकरण या अवसाधन है। देखिए, पेंदी में बैठ जाते हैं, और अबलीय ठोस पदार्थों की पेंदी में बैठने को क्या कहते हैं? जब पेंदी में बैठ जाते हैं अघुलनशील पदार्थ, तो उन्हीं को क्या कहते हैं? तलछटीकरण या अवसाधन कहते हैं। निथारना क्या है? या निथारने में, निथारना हो गया, ये क्या था? ये है निथारना। देखिए ये, और ये क्या है? छानना, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है? चलो देखते हैं। साधारणतया फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीजों तथा ठोस गूदी को पृथक किया जाता है। इसके लिए छानने की विधि का प्रयोग किया जाता है। घर में चाय को आपने अवश्य छाना होगा। द्रव में अघुलनशील पदार्थ के मिश्रण के घटकों को छानकर अलग किया जा सकता है। जैसे हम लोग चाय को छान लेते हैं, चाय को छान लेते हैं तो जो उसमें अघुलनशील पदार्थ हैं वो अलग हो जाते हैं। छानना पत्र क्या होता है? फिल्टर पेपर। देखिए, ये देखिए, छानना, छानना पत्र या सोखता पत्र गोल आकार का कागज का बना होता है। इसमें अत्यंत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इससे हम छोटे छोटे कणों को द्रव से छानकर पृथक करते हैं। देखिए छानना, ये देख लिए छानना ना। आगे देखिए क्रियाकलाप। एक छानना पत्र लें, उसे तिकोनी आकृति में मोड़कर एक फनल में लगाएं। फनल के नीचे एक बीकर रखें। अब एक दूसरे बीकर या गिलास में मिट्टी मिला हुआ गंदा पानी लेकर उसे धीरे धीरे फनल में डालें। हम देखते हैं कि साफ पानी फनल में निकलकर बीकर में एकत्र हो जाता है। मतलब साफ पानी जो है फनल से निकलकर बीकर में इकट्ठा हो जाता है। यह प्रक्रिया भी क्या है? छानना है। यहाँ मिश्रण में से सूक्ष्म आकार के घुलनशील पदार्थ को पृथक करने के लिए सूक्ष्म छिद्रों वाला छन्ना या फिल्टर पेपर उपयोग किया गया। अतः छन्ने का चयन मिश्रण के कणों के आकार के अनुसार किया जाता है। ठीक है, छन्ने के चयन का मिश्रण जो है मिश्रण के कणों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, किसका? छन्ने का चयन। आगे देखिए अब केंद्रण, सेंट्रीगेशन। देखिए अब केंद्रण क्या होता है? क्या आपने घरों में दही को मथनी से फेंटकर मक्खन और छाछ को पृथक करते अथवा डेयरी में दूध के मक्खन को पृथक करते
देखा है। दूध में चिकनाई या क्रीम के हल्के कण निलंबित होते हैं। दूध को किसी बड़े बर्तन में लेकर मथनी द्वारा तीव्र गति से घुमाया जाता है, जिससे चिकनाई के हल्के कण भारी कणों से पृथक हो जाते हैं। क्या होते हैं? चिकनाई के जो हल्के कण हैं वो भारी कण से क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रम को अपकेंद्रण कहते हैं। दूध के भारी कण तली की ओर आ जाते हैं। जो दूध के भारी कण होते हैं तली की ओर आ जाते हैं। हल्के कण यानी मक्खन बर्तन में ऊपर आ जाते हैं। जब हम लोग दही को मथते हैं तो क्या होता है? मक्खन क्या है? ऊपर की ओर तैरने लगता है। ठीक है, जिन्हें पृथक कर लिया जाता है, जिन्हें मतलब हाथ से ऐसे अलग कर लिया जाता है। आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा। देखिए अपकेंद्रण, ये देखिए कैसे मथ रहे हैं। घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना। घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने के लिए वाष्पन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वाष्पन विधि क्या होती है? लगभग आधा मग पानी लेकर उसमें थोड़ा नमक घोलें। इस पानी को गर्म कीजिए। आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद बीकर का सारा पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और बीकर में नमक शेष रह जाता है। किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना, ठीक है, किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। जैसे हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो धीरे धीरे पानी कम होने लगता है और पानी वाष्प बनकर ऊपर की ओर उड़ जाता है। ठीक है, यही क्रिया क्या है? वाष्पन कहलाती है। तथा यह क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। यह क्रिया प्रत्येक ताप पर निरंतर होती रहती है। इसी विधि द्वारा समुद्र से नमक प्राप्त किया जा सकता है। समुद्र से नमक वाष्पन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। देखिए आसवन विधि, ठीक है, डिस्टिलेशन। एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। प्लेट को केतली की टोंटी के ठीक ऊपर पकड़िए। गर्म करने पर केतली का सारा पानी भाप में बदल जाता है। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है, ठीक है, तो वह द्रव जल बन जाती है। यह द्रव बूंद बूंद बनकर बीकर में इकट्ठी हो जाती है। भाप के द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। ठीक है, भाप के द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया को संगठन मतलब संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। आगे देखिए, वाष्पन तथा संघनन। किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया आसवन कहलाती है। देखिए आसवन क्या है? किसी विलयन जो है, ठीक है, से वाष्पीकरण और संघनन विधि, ठीक है, वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। किसके किसके कारण? वाष्पीकरण और संघनन विधि के द्वारा। ठीक है, क्रिस्टलीकरण क्या होता है? देखिए, एक बीकर में आधे भाग से अधिक पानी भरें। इसमें फिटकरी को तब तक घोलते जाएं जब तक कि पानी में फिटकरी का घुलना बंद ना हो जाए। ठीक है, ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, एक बीकर में आधे भाग से अधिक पानी लीजिए और इसमें फिटकरी को तब तक घोला जाए जब तक कि क्या हो? पानी में फिटकरी घुलना बंद ना हो। ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। इस घोल को गर्म करें। जो ये घोल है इसको क्या करें? गर्म करें। गर्म करने पर फिटकरी की जल में विलयता बढ़ जाती है। क्या होती है? जब हम लोग गर्म करते हैं तो फिटकरी जो है जल में अधिक विलयता होने लगती है।
अर्थात फिटकरी की कुछ और मात्रा जल में घुल जाती है। अब इस घोल को बिना हिलाए ठंडा करें। ठीक है, कुछ घंटों बाद फिटकरी के शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण कहते हैं। दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करना। पानी और मिट्टी के तेल का मिश्रण लें। इस मिश्रण को पृथककारी कीप में डालें और हिलाकर स्थिर होने दें। क्या देखते हैं? कीप में दो पृथक परतें दिखाई पड़ती हैं। दोनों परतों को पहचानें, कौन सी परत ऊपर है। मिट्टी का तेल पानी से हल्का होता है, इसलिए यह पानी से ऊपर रहता है। ठीक है, मिट्टी का तेल क्या होता है? पानी से हल्का होता है। अब पृथककारी कीप की स्टॉप काक को खोलें और निचली परत में एकत्र द्रव को एक बीकर में निकालकर एकत्र करें। ठीक है, इकट्ठा करें। एकत्र किया गया पानी क्या है? एकत्र किया गया द्रव क्या है? पानी है। कीप में बचा द्रव मिट्टी का तेल है। आप देखेंगे कि केवल 1 या 2 बूंद पानी ही मिट्टी के तेल में शेष बचा है। बाकी पानी मिट्टी के तेल से पृथक कर लिया जाता है। ये देखिए, पृथककारी कीप द्वारा पृथक्करण। चुंबकीय विधि द्वारा पृथक्करण देखिए, चुंबकीय विधि द्वारा पृथक्करण देखिए। एक प्लेट में लकड़ी का बुरादा, लोहे की कील। ठीक है, लकड़ी का बुरादा और लोहे की कील, सुई लें। एक चुंबक को प्लेट के पास ले जाएं। आप क्या देखते हैं? ठीक है, चुंबक में लोहे की कील व सुई चिपक जाती है। चुंबक में क्या होता है? लोहे की कील व सुई चिपक जाती है। इन्हें एक अलग प्लेट में एकत्रित कर लेते हैं। लकड़ी का बुरादा उसी प्लेट में रह जाता है। इस प्रकार लोहे की वस्तुएं पृथक कर ली जाती हैं। पृथक की यह विधि चुंबकीय पृथक्करण कहलाती है। ठीक है, वैसे ही चुंबक जो है लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। देखिए, दंड चुंबक, केल, सुई, बालू, देखिए कैसे बना है सब। आगे देखिए, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा बड़े बड़े कारखानों में रद्दी मिश्रण से लोहे के अणुओं को पृथक कर लेते हैं। क्रोमैटोग्राफी देखिए, क्रोमैटोग्राफी क्या होता है? प्राय अपने आसपास विभिन्न रंगों की वस्तुएं दिखाई देती हैं। हमें प्रतीत होता है कि जो रंग दिखाई दे रहा वही उसका मूल रंग है। ठीक है, हमें क्या प्रतीत होता है? जो रंग दिख रहा है वही उसका मूल रंग है। क्या आप जानते हैं स्याही का दिखाई देने वाला नीला रंग किन रंगों से मिलकर बना है? ठीक है, हम कैसे पता लगाएंगे? नीला रंग कई रंगों से मिलकर बना है। हम क्रोमैटोग्राफी विधि द्वारा इसकी जानकारी कर सकते हैं। किस विधि द्वारा? क्रोमैटोग्राफी विधि द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए, क्रियाकलाप। एक सफ़ेद खड़ी चाक लें। चाक के नीचे वाले हिस्से से थोड़ा ऊपर ड्रॉपर से बूंद बूंद स्याही डालकर चारों ओर एक लाइन बनाएं। एक प्लेट में थोड़ा पानी लेकर उसमें चाक का चौड़ा वाला हिस्सा रखें। ध्यान रखें, जल स्तर स्याही लगी निशान के नीचे ही रहे। कुछ देर पश्चात निरीक्षण करें। ठीक है, क्या करें? निरीक्षण करें। देखिए, निरीक्षण करने पर क्या होता है? क्या चाक जल सोख रहा है? क्या स्याही के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है? क्या कई रंगों की पट्टियां चाक पर दिखाई दे रही हैं? चाक में नीली स्याही के अतिरिक्त और रंग कहाँ से आया? नोट देखिए, चाक के बाहरी सतह तक जल के अवशोषण किए जाने के पूर्व ही चाक पानी या जल से बाहर निकाल लें। आगे देखिए,
आपने चाक के निचले सतह से ऊपरी सतह तक रंगों के पैटर्न में क्या अंतर देखा? अपनी अभ्यास पुस्तिका कॉपी में चाक पर दिखने वाले रंगों की पट्टियां का चित्र बनाइए। हम देखते हैं स्याही में केवल एक नीला रंग दिखाई देता है, परंतु वास्तविक में यह स्याही कई रंगों से मिलकर बनी होती है। रंगों के पृथक्करण की यह विधि क्या कहलाती है? क्रोमैटोग्राफी विधि कहलाती है। ठीक है, रंगों के पृथक्करण की विधि क्रोमैटोग्राफी विधि कहलाती है। ये देखिए चाक स्याही, देखिए कैसे है क्रोमैटोग्राफी। हमने क्या क्या सीखा इस अध्याय में, चलो देखते हैं। शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार का पदार्थ पाया जाता है। शुद्ध पदार्थ तत्व एवं यौगिक में बटा होता है। तत्व के अणुओं में केवल एक प्रकार के परमाणु होते हैं। तत्व के अणुओं में केवल एक प्रकार के परमाणु होते हैं। यौगिक के अणु दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यौगिक जो होता है दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक अणु इसमें पाए जाते हैं और किससे? विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। कौन? यौगिक। मिश्रण क्या है? मिश्रण वह पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि 2 लीटर है तो 2 ही किलो चीनी पड़ेगी। ये मिश्रण हो भी सकते हैं और इससे अधिक भी चीनी आ जाए तो भी ये मिश्रण ही कहलाएंगे। आगे देखिए, अनाज से कंकड़ पत्थरों को बीनना विधि द्वारा। देखिए, अनाज से जब कंकड़ और पत्थरों को अलग करते हैं तो क्या कहलाते हैं? बीनना विधि द्वारा पृथक करते हैं। अनाज के कंकड़ और पत्थर को बीनना विधि द्वारा पृथक करते हैं। गेहूं से भूसा पृथक करने में फटकना या ओसाना विधि का प्रयोग करते हैं। द्रव में अघुलनशील ठोस पदार्थों को तलछटीकरण एवं निथारना, छानना एवं अपकेंद्रण विधि द्वारा पृथक करते हैं। ठीक है, द्रव से अघुलनशील ठोस पदार्थों को तलछटीकरण, ठीक है, निथारना, छानना, अपकेंद्रण विधि द्वारा पृथक करते हैं। द्रव में घुलनशील ठोस पदार्थों को पृथक करने में वाष्पन विधि, आसवन एवं क्रिस्टलीकरण विधियों द्वारा पृथक करते हैं। दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथककारी कीप द्वारा पृथक करते हैं। देखिए, रंगों में पाए जाने वाले विभिन्न अवयवों को पृथक करने में क्रोमैटोग्राफी विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जिस सब्जेक्ट की आप लोगों को वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।